Hi students, in this video lecture we are going to discuss about some mathematical tools which is useful to study physics. Mathematical tools will be covered in 3 to 4 lectures, and in this first lecture we are going to discuss about logarithm, two variable equations and quadratic equation. So start with the logarithm. Now when we are starting with logarithm, first of all we need to understand what is logarithm. Okay, सपोज हम बात करते हैं 10 to the power 2 दैट इज इक्वल्स टू 100. तो हमको इतना पता है कि 10 के पावर 2 होने पे रिजल्ट 100 होगा. तो क्या कोई ऐसा भी प्रोसेस है जो इसके इनवर्स चल सकता है? तो अगर हमारे पास 10 के पावर 2 100 आया है तो हमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि 100 हमें कब मिलेगा, 10 के कितने पावर पे. अगर 10 के पावर क्या लगाया जाए ताकि रिजल्ट 100 आए, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 100 बेस 10. इसका मतलब यह है कि 10 पे कितना पावर लगाया जाए कि 100 मिले, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2. तो किसी भी नंबर का लॉग अगर ले रहे हैं, किसी भी नंबर का लॉग अगर ले रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बेस पे, तो हमारा रिजल्ट जो आता है वो ये बताता है कि जो नंबर है वो उस बेस पे पावर जो लॉग लेने पे आया है उतना पावर लगाने पे वो नंबर हमको मिल रहा है. जैसे यहां पे 100 जो है वो 10 के पावर 2 करने पे मिलेगा हमको. मान लीजिए हम बात करते हैं लॉग ऑफ 1000 बेस 10. तो 1000 बेस 10 मतलब 10 पे कितना पावर लगाएं कि हमारे पास रिजल्ट 1000 आए. तो ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू आएगा 3. 10 के पावर 3 क्या होता है, 1000 के बराबर होता है. तो इन बेसिक अगर हम बात करते हैं तो लॉग एक नंबर देता है जो उस बेस पे यूज करने पे हमें वो नंबर मिलेगा जिसका हम लॉग ले रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम. अब बात करते हैं लॉग जो है हम कैसे लिख सकते हैं. तो किसी भी नंबर का अगर लॉग ले रहे हैं, जैसे हमारे पास नंबर कोई a है उसका लॉग लिया जा रहा है, कोई नंबर x ले लेते हैं, जैसे log ऑफ x बेस a. तो ये x जो है वो एक नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं, एंड a जो है ये बेस है, इसको बोलते हैं बेस. ठीक, जैसे log ऑफ 100 बेस 10, log ऑफ 100 बेस 10. तो ये 100 नंबर है जिसका लॉग लिया जा रहा. ठीक है, और किस बेस पे, 10 के बेस पे, 10 के बेस पे. तो यहां पे log 100 बेस 10 हो गया हमारे पास. तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 2 आता है. रिजल्ट क्या आता है, 2. मतलब 10 के पावर 2 क्या होगा हमारे पास, 10 के पावर 2 इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा. तो ये प्रोसेस जो है ये एक तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एंटी लॉग इसको बोलते हैं हम. तो लॉग लेने में a की वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, लेकिन एक जनरल सी बात है कि अगर हम लॉग ले रहे हैं, अगर हम ऐसे लिख दें log ऑफ x बेस e, यहां पे e जो है एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज 2.73. 2.73 इसको रिप्रेजेंट करता है, 2.73 को. तो जब हम लॉग ले रहे हैं ई बेस पे तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जब बोला जाएगा तो इसका नेचुरल लॉग होगा लॉग ऑफ एक्स ऑन बेस ई, या फिर इसको बोलेंगे दिस इज इक्वल्स टू ln x. ln x इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, ln x को. तो लॉग एक होगा नेचुरल, एक होगा किसी दूसरे बेस पे. जैसे हम 10 बेस पे जब लॉग ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं डेसिमल लॉग. डेसिमल के बेस पे चल रहा हमारा, डेसिमल लॉग हो गया. तो नेचुरल लॉग एंड लॉग ऑन एनी अदर बेस. ठीक, दो तरीके से हम लोग ले सकते हैं. तो नेचुरल लॉग लिखने के लिए हमें लॉग एक्स बेस ई लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ln x लिख देंगे तो इसका मतलब है लॉग ऑफ x बेस ई.
तो नेचुरल लॉग को हम डायरेक्टली ln से लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पे कि लॉग में क्या चीज कैसे होता है। अब सपोज हम ले रहे हैं लॉग ऑफ 1 बेस ए की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या फ्रैक्शनल कुछ भी वैल्यू ए की हो सकती है यहां पे, इट्स नॉट अ मैटर। लेकिन इसका रिजल्ट हमारा जो आएगा वो आएगा 0। इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्यों 0 इसलिए आएगा रिजल्ट कि a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है 1 होता है। चाहे 10 के पावर 0 कर दीजिए तब भी रिजल्ट आपका 1 आएगा, 100 के पावर 0 करेंगे तब भी रिजल्ट 1 आएगा, 5 टू द पावर 0 करेंगे तब भी रिजल्ट 1 आएगा। तो हमें एक चीज यहां से याद रखना है कि किसी भी बेस पे अगर हम लॉग ले रहे हैं, लॉग ऑफ 1 ऑन एनी बेस, log 1 ऑन एनी बेस, कोई भी बेस हो, a हो b हो c हो, इसका कुछ भी वैल्यू a b c का हो सकता है, वो हमेशा और हमेशा 0 के बराबर रहेगा। वो रिजल्ट हमेशा 0 के बराबर रहेगा। ये चीज हमको याद रखना है कि 1 का लॉग हमेशा क्या आएगा 0 के बराबर आएगा। सेकेंड थिंग अब में जो याद रखना है, लॉग ऑफ a बेस a दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब किसी भी नंबर का लॉग उसी बेस पे अगर लिया जाए तो हमेशा 1 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि a टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a, यहां a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे log ऑफ 10 बेस 10 1 होगा, log ऑफ 10 बेस 10 इज इक्वल्स टू 1, log ऑफ 25 बेस 25 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 25 के पावर 1 होने पे ही रिजल्ट हमको क्या मिलेगा 25। तो याद रखने की बात है कि 1 का लॉग किसी भी बेस पे लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, किसी भी नंबर का लॉग उसी नंबर के बेस पे लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा वह 1 आएगा। इसी तरीके से अब बात करते हैं कि दो नंबर जो हैं जैसे कि आपस में मल्टीप्लाई किए गए हैं, log ऑफ x इंटू वाई बेस a, तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ y बेस a। ऐसे इसको लिखा जा सकता है। मतलब x इंटू वाई का लॉग अगर लेना है a के बेस पे तो हम लिख सकते हैं x का लॉग बेस a पे प्लस का y का लॉग बेस a पे। सिमिलरली अगर हम बात करें log ऑफ x अपॉन y ऑन बेस a, तो ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ x बेस a माइनस log ऑफ y बेस a। मतलब x अपॉन y का a बेस पे अगर log लेते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा x का log a बेस पे माइनस y का log a बेस पे। अगर मान लीजिए हमें कुछ दिया गया हो कि log ऑफ x टू द पावर n टाइम ऑफ a, अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू x के पावर n का log a के बेस पे ले रहे हैं तो हम लिख सकते हैं n टाइम ऑफ log ऑफ x बेस a। ये फॉर्मूलों का डिस्कशन हो रहा है कि log ऑफ 1 ऑन एनी बेस 0, किसी नंबर का खुद के बेस पे log 1, x इंटू वाई का log अगर ले रहे हैं किसी बेस पे तो उसी बेस पे x का log प्लस उसी बेस पे y के log के बराबर होगा। x अपॉन वाई का अगर log लेते हैं किसी बेस पे तो उस बेस पे x का log माइनस का y का log हो जाएगा। अगर x के पावर n का log लेते हैं a बेस पे तो हमारे पास n टाइम ऑफ log x बेस a आएगा हमारे पास। अगर सपोज हमको दिया जाए log ऑफ b बेस a, हमें b का log बताना है a के बेस पे, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ b बेस c डिवाइडेड बाई log ऑफ a
बेस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज b का लॉग a के बेस पे डायरेक्टली हमको नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि c बेस पे b का लॉग कितना होगा और c बेस पे a का लॉग कितना है, तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ b बेस c डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a बेस c, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर हम लिखें लॉग ऑफ b बेस a, b का लॉग a के बेस पे, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम ऑफ log ऑफ a बेस b, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब नंबर को बेस से इंटरचेंज करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ a बेस b। चलिए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हो गया, log ऑफ 1 बेस a हमेशा क्या होगा, 0 होगा, a की वैल्यू कुछ भी हो जाए। log ऑफ a बेस a हमेशा क्या होगा, a बेस a विल बी इक्वल्स टू 1 होगा। अब log ऑफ a टू द पावर r बेस a हो जाए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग r टाइम ऑफ log ऑफ a बेस a, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा हमारे पास r, क्योंकि a बेस a का log 1 हो जाएगा। तो ये चीज हमारे पास log ऑफ a टू द पावर r बेस a हमारे पास r के बराबर आएगा। इसी तरीके से log ऑफ a 1 अपॉन b का log a के बेस पे ले रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 बेस a माइनस का log ऑफ b बेस a, तो 1 का log हो गया 0 माइनस log ऑफ b बेस a, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू माइनस का log ऑफ b बेस a, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसी तरीके से log ऑफ b बेस 1 अपॉन a होगा, बेस हमने चेंज कर दिया यहां पे 1 अपॉन a, तो इसको लिख सकते हैं माइनस टाइम ऑफ log ऑफ b बेस a, माइनस टाइम ऑफ log ऑफ b बेस a लिख सकते हैं इसको हम लोग। नाउ अगर हमारे पास हो log b बेस a इंटू log c बेस b, अगर ऐसा कुछ है तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ c बेस a, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। सिमिलरली अगर हम बात करें log ऑफ a टू द पावर n बेस a टू द पावर m, अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू n अपॉन m, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे m इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे m की वैल्यू 0 अगर हो गई तो क्या होगा, देखिए अगर a टू द पावर m की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा a के पावर 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1। तो अगर बेस 1 हो जाएगा तो हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी आप लगाते हैं, 1 के पावर XYZ कुछ भी आप यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि 1 के पावर आपने मान लीजिए कि 8 यूज कर लिया तब भी हमारे पास 1 ही आना है, और 1 के पावर 7 होने पे भी हमें 1 ही मिलना है, तो ये हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि m की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 नहीं होनी चाहिए, m नॉट इक्वल्स टू 0, इस चीज को हम फॉलो करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, लॉग कैसे निकालेंगे हम लोग। तो लॉग में देखिए हम दो तरीके से निकालते हैं, एक लिखा होता है लॉग बेस e, लॉग ऑफ x बेस e, इसको हम लिख सकते हैं ln x, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल लॉग। ln x जो है, ln x ये मतलब हो गया नेचुरल लॉग से। तो देखिए नेचुरल लॉग जो है वो e के ऊपर निकाला जाता है बेस e पे, और जो e की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 2.718, मतलब जो e है दैट इज इक्वल टू 2.718।
तो ये हमारे पास 2.718 जो है दैट इज द नंबर वैल्यू ऑफ ई, मतलब ये ई का वैल्यू हो गया। तो जब बेस के तौर पे ई रखेंगे तो उस टाइम पे आपका जो आएगा लॉग, उसको नेचुरल लॉग बोला जाता है। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है कि कोई दूसरा नंबर हो जाए, जैसे 1 तो नहीं रखेंगे हम लोग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रख सकते हैं बेस के तौर पे, तो वो हमारा जो है नेचुरल लॉग नहीं होगा। जैसे बात करें लॉग ऑफ x बेस 10, तो इसको बोलेंगे डेसिमल लॉग, क्योंकि यहां पे जो बेस लिया गया है वो एक डेसिमल नंबर से है हमारे पास 10 जो है डेसिमल नंबर का बेस है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ x बेस 2, तो जब बेस 2 की बात करेंगे तो ये हमारे पास बाइनरी का लॉग हो जाएगा, बाइनरी के फॉर्मेट में, और बेस 3 होगा तो ट्राइनरी हो जाएगा, 5 होगा तो पेंटेन का लॉग हो जाएगा। तो ये चीजें हमारी चलती रहेंगी। अब आते हैं कुछ नंबर के लॉग को नोट करते हैं हम लोग। अब 1 का लॉग किसी भी बेस पे हमेशा 0 आएगा, वो हमको पता है, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है इस चीज को। अब आते हैं हम लोग कि लॉग ऑफ 2 बेस ई, नेचुरल लॉग ले रहे हैं हम लोग, मतलब हमें लेना क्या है, 2 का लॉग लेना है, किस पे, बेस ई पे। तो नेचुरल लॉग की जो वैल्यू आएगी बेस 2 पे, ये बेस ई पे 2 की, वो हो जाएगा 0.693 के बराबर, 0.693। इसी तरीके से log 3 अगर हम लोग लिखें, log 3 बेस ई, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3 की वैल्यू जो है 1.0968, 1.0968। अब लेते हैं हम लोग log ऑफ 10 बेस ई, तो हमारे पास अगर हम नेचुरल लॉग लेते हैं 10 का, मतलब log 10 बेस ई, जिसको हम ln 10 भी बोल सकते हैं, ये होता है 2.302 के बराबर होगा। अब जरा हम आते हैं डेसिमल लॉग में, इसको करते हैं सॉल्व। तो डेसिमल लॉग की अगर बात करते हैं तो log 2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 0.3010, मतलब log ऑफ 2 बेस 10, तो ये हमारे पास आएगा वैल्यू 0.3010, इसके बराबर आएगा। अगर वहीं हम बात करें 3 का, तो log 3 जो होगा, log 3 बेस 10 जो है, दिस इज इक्वल्स टू 0.477 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 2 3 5 10 ऐसे हम वैल्यू याद कर लेंगे। जैसे log हमारे पास 5 का जो log होगा वो आ जाएगा log 5 इज इक्वल्स टू, ये log हम ले रहे हैं 10 बेस पे, बेस का हमें ध्यान रखना है, तो 10 के बेस पे अगर log लेते हैं तो 0.6989 ये आ जाएगा हमारे पास, आगे 7 भी आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से कुछ एक log हमें याद रखना है। अगर हम बात करें नेचुरल log 4 की, तो log 5 का ले लेते हैं यहाँ पे नेचुरल log, तो नेचुरल log 5 मतलब ln 5 हो गया, ln 5 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1.609। अच्छा, इन्हीं का यूज करके हम कुछ log भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया log ऑफ 30 बेस 10, अब 30 का log निकालना है 10 के बेस पे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ 3 इंटू 10 बेस 10। तो इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं log 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब देखिए 3 का जो log है बेस 10 पे वो कितना होता है, 0.477 होता है, तो 0.477 प्लस
10 का 10 के बेस पे लॉग कितना होगा 1, क्योंकि 10 के पावर 1 क्या होता है 10 के बराबर होता है, तो इसका 10 का लॉग 10 के बेस पे 1 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1.477। तो log 30 की वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं। सेकेंड, अगर यही हमारे पास नेचुरल लॉग निकालना होता जिसको हम बोलते हैं ln 30 हमारे पास होता निकालने के लिए, तो हम क्या करते दिस इज इक्वल टू ln का मतलब हो गया log 30 बेस e, तो यहां पे हो गया ln 3 प्लस का ln 10। तो ln 3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो किसके बराबर है 1.0986 प्लस का, अगर हम ln 10 लेते हैं मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 10, तो आता है 2.302, इसके बराबर आता है। तो अब इसमें हम सम करेंगे तो हमारे पास ln 30 का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 3.4011, इसके करीब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसको सम करने पे। अगर सपोज हमको दे दिया गया कि हमें निकालना क्या है कि नेचुरल लॉग ऑफ 32, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ 32 हमको निकालना है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 2 टू द पावर 5, क्योंकि 2 के पावर 5 जो होता है वो 32 के बराबर होता है। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था पीछे, तो हम लिख सकते हैं 5 टाइम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2, 5 टाइम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2, यहां पे इसको लिखा जा सकता है। तो 5 टाइम ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2, इसका मतलब हो गया 5 इंटू 0.693, ठीक, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3.465। तो इस तरीके से हम 32 का नेचुरल लॉग ले सकते हैं। सपोज आपको बोला गया कि लॉग 128, लॉग ऑफ 128 बेस 10 निकालना हमको, तो इसको हम लिख सकते हैं, अब हमें देखिए 2 का लॉग पता है और 2 टू द पावर 7 जो होता है वो होता है 128, 2 टू द पावर 7 कितना होगा 128 के बराबर हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है log ऑफ 2 टू द पावर 7 बेस 10, तो इसको लिख सकते हैं 7 टाइम ऑफ log ऑफ 2 बेस 10। तो दिस इज इक्वल्स टू 7 इंटू log 2 कितना होता है बेस 10 0.3010, 0.3010। अब इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 2.1070। तो ये हमारे पास आ जाएगा log 128 की वैल्यू बेस 10 पे। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम log पे और कर सकते हैं। तो फर्दर अब हम बात करते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशंस की। जब बात आती है 2 वेरिएबल इक्वेशंस की, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि 2 वेरिएबल्स हैं, एक मान लेते हैं x और दूसरा मानते हैं y। टू वेरिएबल इक्वेशंस, एक वेरिएबल x मान लेते हैं और दूसरा मानते हैं y। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह कि जितने वेरिएबल्स होंगे कम से कम उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास होने चाहिए। तो यहां पे x और y लिया गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 2 इक्वेशंस चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं हम लोग, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमने 2 इक्वेशंस ले लिए अपने लिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हम
सॉल्व करने की क्या करेंगे कि अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम y के टर्म को कैंसिल कर दें, ये कोशिश करेंगे, या y के टर्म्स की वैल्यू पहले निकालनी है तो हम x के टर्म को कैंसिल कर दें। देखिए हम क्या कर सकते हैं यहां पे कि इक्वेशन वन जो है इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, a2 का, और माइनस करें इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड विद a1। तो जब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग a2 का तो हमारे पास आएगा इक्वेशन a1 a2x प्लस a2 b1y इज इक्वल्स टू c1 a2। और जब इक्वेशन 2 में a1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a1 a2x प्लस a1 b2y इज इक्वल्स टू c2 a1। अब ये इक्वेशन 2 में a1 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस करना है, तो जब यहां पे माइनस साइन हम लोग यूज करेंगे, माइनस साइन, तो ये यहां पे जो साइन प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों टर्म्स जो हैं इसके कोफिशिएंट इक्वल है, a1 a2x, x का कोफिशिएंट a1 a2 है, इक्वल है, एक में माइनस का एक में प्लस का है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके आएगा 0 टाइम ऑफ x, तो ये टर्म हमारे पास हो गया 0। उसके बाद आएगा प्लस का a2 b1y माइनस a1 b2y, तो y को कॉमन ले लेते हैं, y हमारे पास कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा क्या, a2 b1 माइनस b2 a1 माइनस b2 a1 इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1, ये चीज हमारे पास आएगा। तो यहां से अब y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस का b2 a1। इस तरीके से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के बाद किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू हम पुट कर दें, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू अगर पुट कर दी जाती है तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 को हम b2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को b2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को b1 से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करें, तो x की जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास c1 b2 माइनस c2 b1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस का a2 b1। इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे x एंड y दोनों की वैल्यू हमको इस तरीके से मिलेगी। नाउ अगर हम बात करते हैं कोई एग्जांपल की, सपोज हमारे पास है इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 25 सपोज, एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सपोज एक इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 25 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों को सॉल्व करके x और y की हमें वैल्यू बताना है, तो हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को एज इट इज रहने देते हैं, इक्वेशन 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, इक्वेशन 1 माइनस 3 टाइम ऑफ इक्वेशन 2। तो क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन 1 तो एज इट इज है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 25 एंड इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18।
अब इसको माइनस करना है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाएगा, साइन सब चेंज हो जाएंगे लोअर वाले। जिस इक्वेशन को माइनस करेंगे उस इक्वेशन के टर्म्स के साइन को चेंज कर देंगे। अब देखिए 3x ऊपर है और 3x नीचे है, यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे तुम्हारे पास आएगा 0। 4x माइनस 6y, तुम लिखेंगे प्लस का 4 माइनस 6 टाइम ऑफ y इज इक्वल टू 25 माइनस 18। तो 4 माइनस 6 जाएगा तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 25 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 7। तो y की वैल्यू हमें मिलेगा -7/2। अच्छा, y की वैल्यू -7/2 हमको मिल गया है, तो अब x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज इक्वेशन 2 में हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन 2 जो हमारे पास है, इक्वेशन 2 में हमको दिया गया है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 टाइम ऑफ y। ये वैल्यू यहां पे प्लेस कर दिया जाए, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू -7/2। सो 6 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का, 2 से 2 कैंसिल, यहां पे हो जाएगा 7, तो हमारे पास आएगा 13। तो यहां से हम सॉल्व करके वैल्यू x और y की निकाल चुके हैं। तो x की वैल्यू हमको मिल गया है 13, x इक्वल्स टू 13, x इज इक्वल्स टू 13 एंड y की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू -7/2, या फिर लिख सकते हैं -3.5। तो इस तरीके से हम डबल वेरिएबल इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, x या y किसी एक के टर्म को इलिमिनेट करना है, जैसा कि हमने अभी पीछे किया था। टू वेरिएबल इक्वेशन में a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2 गिवन था। तो यहां पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में a2 का मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में a1 का कर दिया, ताकि x के टर्म को इलिमिनेट कर सकें। y के टर्म को इलिमिनेट करना होता तो b1 b2 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि जो x और y के टर्म्स हैं, अगर y को कैंसिल करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट इस तरीके से किया जाए कि दोनों के टर्म्स इक्वल हो जाए। तो इस तरीके से सेकेंड टू वेरिएबल इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू अगर 0 दिया गया है तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास 0 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसके कई मेथड है। सबसे सिंपल तरीके से हम केवल एक ही फार्मूला यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है श्रीधराचार्य फार्मूला, जिसके अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। बाकी कुछ फैक्टर वगैरह करके हम निकालते हैं, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से x की 2 वैल्यू आएंगे हमारे पास। एक तो आएगा हमारे पास, मान लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू अल्फा, और एक आ सकता है x इक्वल्स टू बीटा। मतलब x की 2 वैल्यू यहां पे मिलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हो सकता है आपको एक वैल्यू मिले, लेकिन 2 वैल्यू मिल सकती हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेम वैल्यू हमको दोनों बार मिल जाती है। यहां पे अल्फा और बीटा दोनों इस इक्वेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई करेंगे। नाउ अब अल्फा की वैल्यू यहां पे हम लिख सकते हैं, सपोज अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां पे बीटा की जो वैल्यू होगा, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस का अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
ये हो जाएगा हमारे पास वैल्यू अल्फा और बीटा की। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर रियल रूट्स। यहां पे अल्फा और बीटा जो दो वैल्यू आई है एक्स की, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उसको हम रूट्स भी बोल सकते हैं कि रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो जाकर के हमारे पास जो रूट्स आएंगे अल्फा एंड बीटा वो रियल होगा। तो जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे जब हम क्वेश्चन करते हैं चोर और पुलिस का, या कोई पर्सन बस को पकड़ने की कोशिश करता है पीछे से दौड़ करके, तो वहां पे टाइमिंग वगैरह कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो ये चीज ध्यान रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 हो या तो उससे ग्रेटर हो। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम हुआ, इन द सेंस नेगेटिव अगर हो गया, तो हम मानते हैं कि ये रूट रियल नहीं होगा। तो यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। अब आते हैं इस पे एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो एग्जांपल जैसे लेते हैं हम लोग कि टी स्क्वायर, सपोज टी जो है फिजिक्स में बात करते हैं टी, तो टी टाइम को रिप्रेजेंट हमारे पास कर रहा है यहां पे। तो टी स्क्वायर माइनस 10t, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 इक्वल्स टू 0, प्लस का 25 इज इक्वल्स टू 0। ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो देखिए इसको अगर हम कंपेयर करें ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से इक्वल्स टू 0 से, तो यहां पे ए की वैल्यू हमको क्या मिल गया 1, बी की वैल्यू मिल गया है -10 एंड सी की वैल्यू मिल गया हमको 25। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें कि ये जो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25 ये जो इक्वेशन हमको गिवन है, इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो टी की वैल्यू लिखेंगे t इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस ऑफ बी की वैल्यू -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस बी का स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 25, ये सभी स्क्वायर रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो यहां से t इज इक्वल टू -10 माइनस जो है ये हमारे पास प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 25 ये भी 100 के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आएगा t इज इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0 बाई 2। इसका मतलब 10 में 0 को प्लस भी करना है और 0 को माइनस भी करना है। तो यहां पे एक बार टाइम t1 जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0 बाई 2, यहां से आ गया 5। दूसरा आ जाएगा t2 इज इक्वल्स टू, मतलब सेकेंड टाइम जो t की वैल्यू आएगा दैट इज 10 माइनस 0 बाई 2, ये भी हमारे पास 5 के बराबर आएगा, क्योंकि किसी में 0 प्लस करें या माइनस उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे t जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास दोनों इक्वेशन से आ रही है 5, दोनों इक्वेशन से क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास 5 के बराबर आ रही है। इसका मतलब इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास 5 के बराबर है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जब हम सॉल्व करते हैं टाइम हमें दिया गया है, जैसे ए टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है, तो एक रूट जो है वो नेगेटिव आ जाता है टाइम का। तो फिजिक्स के केस में आप याद रखिए कि टाइम हमारा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करते हैं तभी से टाइम हम 0 से ऑनवर्ड काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है, हमारे सोल्यूशन में नेगेटिव वैल्यू आता है टाइम का, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, केवल पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप you have understand about this topic logarithm, two variable equations and quadratic equation. All the documents soft copy of this lecture is available on Telegram. You can download that soft copy from the Telegram channel of Rank Factory. Also share this lecture with your friends and do the question practice on this for clear your concept in more efficient way. Thank you.